वेलकम। मैं नरेश भारद्वाज स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं और एक नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर उपस्थित हूं। तो वर्ण विचार वाली कंप्लीट यूनिट हमने पीछे 8 कक्षाओं के अंदर 8 लेक्चर के अंदर कंप्लीट की। तो आज की वीडियो में उससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। भी आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इस यूनिट से। तो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं वर्ण विचार अभ्यास और पहला क्वेश्चन है भाषा की आधारभूत इकाई कौन सी है। आधार मतलब नींव। भाषा की आधारभूत इकाई किसे माना जाता है? इनमें से शब्द है, वर्ण है, वाक्य है, पद है। तो वर्ण को भाषा की आधारभूत इकाई मानी जाती है। मैंने आपको पहले बताया था वर्णों से शब्द बनते हैं। जैसे एक मकान का आधार उसकी नींव होती है, वर्णों से शब्द बनते हैं, शब्द से पद में बदलते हैं, पदों से वाक्य और वाक्य से पूरा लिटरेचर लिखा जाता है। तो भाषा की आधारभूत इकाई कौन सी है? हमारी वर्ण है। वर्ण को भाषा की आधारभूत इकाई कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है पे देख रहे हैं आप, आधारभूत इकाई के बारे में बताया था। वर्ण भाषा की आधारभूत इकाई है। वर्ण को आधारभूत भी बताया था। और वर्ण भाषा की कौन सी इकाई है? ये निरर्थक भी है क्योंकि वर्ण का अपना कोई अर्थ नहीं होता। लघुत्तम भाषा की सबसे छोटी इकाई भी है। दूसरा क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? वर्तमान में हमने पिछली वीडियो में आपको बताया भी था कि हिंदी वर्णमाला में अब वर्तमान में कितने वर्ण माने जाते हैं? 52 ध्वनियाँ मानी जाती हैं। वर्तमान में 52 वर्ण हैं, लेकिन जो हिंदी के जो मूल वर्ण पहले हम प्रयोग करते थे या संस्कृत में कितनी ध्वनियाँ हैं? तो 44 ध्वनियाँ मानी जाती थी, 11 स्वर और 33 व्यंजन। लेकिन वर्तमान में मैंने आपको वीडियो में बताया था 8 वर्ण, 4 संयुक्त व्यंजन, 2 अयोगवा अंग और अड़ और ढ, ये 8 ध्वनियाँ और जोड़ दी थी। अब वर्तमान में कितनी ध्वनियाँ मानी जाती हैं? 52 ध्वनियाँ मानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगत ध्वनियों का चयन कीजिए। आगत ध्वनियाँ कौन सी हैं? पहले फिर रिपीट कर देता हूँ। जो ध्वनियाँ विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आ गई हैं उन्हें आगत वर्ण कहते हैं। और ऐसी कौन सी ध्वनियाँ मानी जाती हैं? जो ज और फ, ये 2 ध्वनियाँ क्या मानी जाती हैं? आगत मानी जाती हैं, क्योंकि इनके नीचे ये चिन्ह लगा हुआ है। और ये आपको बताया था, इसके नीचे ये चिन्ह, इसको क्या बोलते हैं? नुक्ता। इस नुक्ते का प्रयोग अरबी फारसी में किया जाता है। तो ये अरबी फारसी से हमारी हिंदी भाषा में आ गई है, इसलिए इन ध्वनियों का नाम क्या है? आगत वर्ण। ज और फ आगत वर्ण है। और इसके अंदर एक और मैंने आपको बताया था, आगत के अंदर आगत का एक नाम क्या बताया था? गृहीत, यानी कि जो दूसरी भाषाओं से हिंदी भाषा में ग्रहण कर ली गई है। गृहीत मतलब ग्रहण की हुई, या आगत मतलब आई हुई, दोनों एक ही हैं। ज और फ गृहीत पूछे या आगत पूछे तो ये ज और फ ध्वनियाँ क्या हमारी 2 मानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संघर्षी वर्ण कौन से कहे जाते हैं? किन ध्वनियों में को संघर्षी वर्ण कहते हैं? संघर्षी वर्ण जिसके अंदर संघर्ष होता है, जो रगड़ से उत्पन्न होती हैं, जो इनकी ध्वनियाँ रगड़ से उत्पन्न होती हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? संघर्षी वर्ण। और संघर्षी वर्ण किसे कहा जाता है? ऊष्म को। जो हमारे ऊष्म है कौन सी है? ये 4 ध्वनियाँ, ऊष्म ध्वनियाँ कौन सी हैं? स, स और है, ये संघर्षी वर्ण है। ऊष्म ध्वनियों की प्रवाह, ऊष्म मीनिंग गर्म, बताया था आपको, गर्म, जिन ध्वनियों की प्राणवायु गर्म होकर बाहर निकलती है। तो ये जो ध्वनियाँ ये रगड़ से पैदा होती हैं, ये हमारी तंत्रियों से रगड़ खाते हैं। जब जैसे हम हाथों को रगड़ते हैं तो गर्म हो जाते हैं, तो इनकी वायु भी रगड़ खाने के कारण गर्म हो जाती है और गर्म होकर बाहर निकलती है, तो उनको ऊष्म कहते हैं। और रगड़ना मतलब संघर्ष करना, इसलिए ऊष्म का एक नाम क्या है? संघर्षी वर्ण भी है। ये संघर्षी है। एक सपर संघर्ष भी बताया था, मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं। च, छ, जय, झ, ये 4 ध्वनियाँ सपर्श के अंदर संघर्ष, जो सपर्श ध्वनियाँ हमारी कै से लेकर मैं तक, उनमें ये 4 ध्वनियाँ में भी संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए इनको नाम क्या दिया गया है? सपर्श संघर्षी। आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन हमारा, मुखाकृति के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? नाम दे के पूछा गया है। स्वर के भेद मुखाकृति के आधार पर 3 होते हैं। मुखाकृति के आधार पर कितने भेद हैं? 3, अग्र स्वर, मध्य स्वर या पश्च स्वर। मुखाकृति के आधार पर, या इसका दूसरा नाम, दूसरा वर्गीकरण था
इसकी मुख जीवाकृति के आधार पर, सॉरी, जीव की आकृति या मुख के आकृति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। हर्ष 3 भेद कौन से हो गए? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। स्वरों का वर्गीकरण कंप्लीट किया था। फिर से देखिए, स्वर के भेद बताए थे, 3 होते हैं स्वर के, हर्ष और दीर्घ और प्लुत। मुख्य भेद हर्ष और दीर्घ 2 होते हैं। मुखाकृति या जीवाकृति के आधार पर 3 होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ओष्ठाकृति के आधार पर 2 बताए थे, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। और आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर 4 भेद बताए थे, संवृत, अर्धसंवृत, विवृत और अर्धविवृत। और स्वरों का 2 वर्गीकरण, एक वर्गीकरण किया था हमने, मूल स्वर और संयुक्त स्वर या संधि स्वर। तो ये मुखाकृति के आधार पर पूछा है, तो इस आधार पर कितने हैं? 3। आगे चलते हैं, विवृत ध्वनि का चयन कीजिए। आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर 4 भेद बताए थे, संवृत, अर्धसंवृत, विवृत और अर्धविवृत। विवृत का अर्थ बताया था खुला हुआ, अर्थ पूछ लेता कई बार। विवृत का अर्थ होता खुला हुआ, और विवृत की परिभाषा थी जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुला रहता है, वो विवृत ध्वनियां होती हैं। और इनमें से सबसे विवृत ध्वनि कौन सी मानी जाती है? आ ध्वनि ऐसी है जिसके अंदर हमने मुख को पूरा खोलना पड़ता है उच्चारण करते हुए, तो इसलिए आ को क्या कहा गया है? विवृत स्वर। ए और आ, ये 2 ध्वनियां क्या हैं? विवृत ध्वनियां हैं। ऐ और औ, ई में कम खोलना पड़ता था मुंह, तो ई ध्वनि क्या है? हमारी संवृत ध्वनि है। ए और ओ, ये 2 ध्वनियां, यानी कि ए ओ ध्वनि, ए ध्वनि कौन सी होगी? अर्धसंवृत। इसकी अपेक्षा ई की अपेक्षा अधिक खोलना पड़ता है। आ ध्वनि क्या है? विवृत है। और औ ध्वनि क्या है? अर्धविवृत है। इसमें ए की अपेक्षा ओ में अधिक। सबसे कम ई में खोलना पड़ेगा, ई किसे अपेक्षा ए में अधिक खुलेगा, ए की अपेक्षा औ में अधिक खुलेगा, और आ में सबसे अधिक मुंह खोलना पड़ता है उच्चारण करते हुए। अगला क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है, अलप्राण ध्वनि का चयन कीजिए। अलप्राण परिभाषा, ये वर्गीकरण कौन सा था? स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर था। एक वर्गीकरण किया था, एक प्राणवायु की मात्रा के आधार पर। तो प्राणवायु की मात्रा के आधार पर 2 भेद थे, अलप प्राण और महाप्राण। अलप का अर्थ बताया था कम प्राण, ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण में वायु कम बाहर निकलती है। जो प्राणवायु, जो श्वास हम छोड़ते हैं, वो कम बाहर निकलती है, उन्हें क्या बोलते हैं? अलप प्राण। और अलप प्राण ध्वनियां कौन सी होती हैं? स्वर, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण। तो इसके ऊपर देखिए, ख ध्वनि अपने वर्ग की दूसरी है ध्वनि अंतिम ध्वनि है, ये में वर्ग नहीं है। भय, पै, फै, बै, भय चौथी ध्वनि है, और लय ध्वनि क्या है? अंतस्थ है। अब प्रत्येक वर्ग की पहली, तीसरी, 5वीं, ये तो दूसरी और चौथी ध्वनि है अलप प्राण के अंदर। और चारों हमारे जो अंतस्थ होते हैं वो अलप प्राण होते हैं, चारों उसम महाप्राण होते हैं। तो ये है उसम है, तो ये भी महाप्राण हो गया। तो आंसर यह, र, लय, वय, ये चारों अलप प्राण होते हैं। तो आंसर क्या आ गया? लय। लय ध्वनि क्या है? हमारी अलप प्राण है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, तालव्य ध्वनि का चयन कीजिए। तालव्य ध्वनि कौन सी होती हैं? जो तालु से बोली जाती हैं। और आपको उसमें बताया था इचियस तालु, ई, चवरग, छ, छ, जय, जय, ये और सै ध्वनि, ये तालु से बोली जाती हैं। तो सबका उच्चारण स्थान दे ले। ए कह कंठ बताया था, है ध्वनि का उच्चारण स्थान कंठ है। रै ध्वनि रिट्रस, रै ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। पै ध्वनि कहाँ से बोली जाती है? ओठों से बोली जाती है। और सै ध्वनि कहाँ से बोली जाती है? तालु से बोली जाती है। यानी कि आंसर क्या आ गया? सै। आपको बताया था इच, यस, ई, चवरग, य और सै ध्वनि तालु से बोली जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? तालव्य वर्ण। अगला क्वेश्चन करते हैं, 9वां क्वेश्चन है, सघोष वर्ण को छांटे। ये स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर वर्गीकरण किया था। 2 भेद थे, सघोष और अघोष। सघोष ध्वनियां कौन सी थी? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है वो सघोष होती हैं, जिसके उच्चारण में कंपन नहीं होता वो अघोष होती हैं। तो इनमें से किसके उच्चारण में कंपन होगा? सघोष ध्वनियां होती हैं तीसरी, चौथी, 5वीं ध्वनि, या, रै, लय और है। ये ध्वनियां सघोष होती हैं, पहली, दूसरी और तीनों से अघोष होती हैं। इनमें से 3 सै ध्वनि अघोष है। ट अपने वर्ग की पहली है, ये भी अघोष होगी। पै, फै ये अपने वर्ग की दूसरी, ये भी अघोष। या, रै, लय और है, ये ध्वनि क्या है? सघोष है। तो इसका आंसर क्या आएगा? है ध्वनि सघोष है। आगे चलते हैं, 10वां क्वेश्चन है, रै ध्वनि का उच्चारण स्थान बताएं। रै का उच्चारण स्थान,
रै ध्वनि का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, रै कहाँ से बोली जाती है, रै ध्वनि के रिट रस मूर्धा, रै ध्वनि का उच्चारण क्या है, मूर्धा, ये मूर्धा से बोली जाती है। रै का उच्चारण करेंगे हमारी जीभ मूर्धा से टकराएगी, ऊपर वाले भाग बताया था आपको, दांतों का ऊपर वाला भाग है जो मूर्धा है, रै। तो रै ध्वनि को रिट रस, रै के और उच्चारण स्थान कौन से बताए थे, रै के रिट रस, री ध्वनि, टे, ठे, डे, डह, ये ध्वनियां क्या हैं, रै और ये से, ये मूर्धा से बोली जाती है सभी, इसलिए इनको मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। तो रै का उच्चारण स्थान क्या होगा, मूर्धा। आगे चलते हैं, 11वां क्वेश्चन है, अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर, अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर स्वर कितने होते हैं, स्वर बताए थे, स्वर कितने होते हैं अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर। अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर 4 वे थे, संवृत, असंवृत, विवृत और अर्धविवृत। तो इस आधार पर स्वर कितने माने जाते हैं, वैसे स्वर कितने हैं 11, लेकिन अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर स्वर कितने हैं 10। फिर मैंने बताया था भाई स्वर कितने हैं, ये पूछे तो आंसर क्या होगा 11। केवल नाम लेके नहीं पूछेगा तो हमें 11 बताने हैं, लेकिन नाम लेके पूछे और सभी वर्गीकरण जितने किए थे हमने, अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर या मुखाकृति के आधार पर पूछे, जीवाकृति के आधार पर पूछे, ओष्ठाकृति के आधार पर पूछे या अभ्यंतर प्रयत्न, चारों आधार पर कितने हैं 10 स्वर हैं। और ये भी आपको बताया था री स्वर को ये व्याकरणकार स्वर नहीं मानता, इसलिए री का स्वरों में प्रयोग ये नहीं करता। ये भी बताया था री का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में होता है। तो इस आधार पर आंसर क्या होगा हमारा 10 स्वर माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, परकंपित ध्वनि कौन सी है। पिछली वीडियो में ही बताया था परकंपित परिभाषा थी, जिस ध्वनि के उच्चारण में जीभ के अगले भाग में कंपन होता है उसे परकंपित ध्वनि या वर्ण कहते हैं। और वह आंसर क्या था रै, आपको उच्चारण करके बताया था रै ध्वनि के का जब हम उच्चारण करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है कंपन होता है। तो रै ध्वनि हमारी क्या है परकंपित वर्ण या परकंपित ध्वनि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13वां क्वेश्चन है, अडय और ढय ध्वनियों को क्या कहा जाता है, इसको क्या नाम दिया गया है अडय को और ढय ध्वनियों को। पहला ऑप्शन है आगत, आगत ध्वनियां कौन सी होती हैं, 2 बताई थी आपको जय और फै, ये ध्वनियां आगत हैं। उत अक्षिप्त, अडय और ढय ध्वनियां कौन सी मानी जाती हैं उत अक्षिप्त। उत मैंने उठना आपको बताया था, अक्षिप्त गिरना, जीभ का तुरंत उठना और गिरना। जिन ध्वनियों के उच्चारण में जीभ मूर्धा से टकराकर तुरंत नीचे गिर जाती है, तुरंत उठती है मूर्धा से टकराती है और तुरंत नीचे आती है, तो वो उत्क्षिप्त ध्वनियां होती हैं। तो अडय और ढय ध्वनियां क्या हैं उत्क्षिप्त ध्वनियां हैं। रै परकंपित, रै आपको बताया था, और संयुक्त ध्वनियां आप 4 माने जाते हैं, संयुक्त व्यंजन अक्षत रै, ग और स्र। रै ध्वनि क्या होगी परकंपित होगी, जय और फै ध्वनि आगत ध्वनियां होगी। तो अडय और ढय को परकंपित कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14वां क्वेश्चन है, त्रय का निर्माण हुआ है किस प्रकार, ये भी बताया था आपको त्रय का निर्माण कैसे होता है। तय और रै से त्रय बनता है, लेकिन हमने उसका प्रयोग देखना है, प्रथम वर्ण है जो तय और त्रय में जो पहले वाला है वो आधा होगा, यानी कि स्वर रहित होगा, उसके नीचे हलंत होगा, ये इस चीज का ध्यान रखो, पीछे वाला पूरा होता, तो इसका आंसर क्या आएगा तय और रै। अब मिलता जुलता देखिए, इसमें पूरा इसमें दिया है, पहले रै दे दिया, तय दे दिया, दोनों पूरे दे दिए, तो ये कंफ्यूज करेगा आपको। इस तरीके से इसको समझना होगा, जब पूरे 2 वर्ण कभी नहीं मिलते, एक वर्ण क्या होता है आधा पहले वाला, तय आधा है और रै पूरा है, आधा का मतलब स्वर रहित है। तो इसका आंसर आएगा ए तय प्लस रै। आगे चलते हैं, 15वां क्वेश्चन है, अमानक वर्ण कौन सा है। अमानक और मानक और अमानक के बारे में आपको बताया था कि अमानक ध्वनियां वो हैं जिनका हमने प्रयोग किया तो उनमें कुछ कमी पाई गई, तो उसको कमी को दूर करने के लिए उनको नया रूप दिया गया, नए वर्ण का रूप बनाया गया, तो वो मानक बन गई। तो इनमें से देखिए ख ध्वनि का रूप सही है, ये नीचे से जोड़ दिया गया, पहले खुला लिखते थे, ये अमानक रूप था, ये सही है। ध को भी पहले ऐसे लिखते थे, तो ये अमानक था, ये भी सही है। लय ध्वनि को मैंने बताया था पहले शिरोरेखा से लिखते थे ऐसे ऊपर से, तो ये अमानक है, ये भी सही है। और अ ध्वनि को पहले ऐसे लिखते थे, तो ये भी क्या है सही है। तो इसके अंदर लिखने में मिस्टेक हुई है, तो इसलिए ये चारों ही क्या ध्वनियां हैं हमारी मानक ध्वनियां हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं ख को वहां से नहीं जोड़ा गया, ख
ख को यहाँ से नीचे से इसको ऐसे जोड़ता है, तो मानक सही रूप इसका क्या होता है, ये होता है, ऐसे नहीं है। तो अब इसमें से हम देखें तो मानक क्या हो सकता है, मानक क्या इसको कह सकते हैं, अमूमन ये सही लिखा गया है। आगे चलते हैं। 16वां क्वेश्चन है, मानक रूप वाले वर्ण का चयन करना है, मानक कौन सा है। री, पहला ऑप्शन है री, और री के अंदर आपको बताया था ये दीर्घ री है और हिंदी में इसकी मान्यता समाप्त होगी, एक ही मात्रा होती है, तो ये अमानक रूप है। ख जो रूप है ये उस प्रकार से फिर लिखा गया है जैसे ख, ये मानक का चयन करना है तो ये नीचे से आपको बताता है ऐसे लिखना होता है ख, लेकिन ये नीचे से जुड़ा है मानक है। ये घ है, ये भी क्या है, मानक है, घ ऐसे लिखा गया है। स को भी ऊपर से मोड़ दिया गया है इसी प्रकार, तो इसका आंसर भी हम नीचे से ऐसे इसको ऐसे जोड़ना है, तो ये है अमूमन, ये भी क्या है, सही है। यदि कई बार क्या है इसको ऑप्शन में दिखाते हुए ध को ऐसे लिख देते हैं या ध के ऐसे के कारण, तो फिर तो इसमें मानक पूछा गया है, तो मानक वर्ण इसके अंदर कौन सा होगा, ये भी अमानक है, ये भी, तो मानक सही रूप से तो ये लिखा गया है स। अगला क्वेश्चन आगे चलते हैं। 17वां क्वेश्चन है, द्वित्व वर्ण का उदाहरण छांटें, इसमें से द्वित्व वर्ण कौन सा है। पिछली वीडियो में आपको बताया था 2 प्रकार के वर्ण बताए थे, एक तो द्वित्व होता है कि व्यंजन गुच्छ होता है। एक ही वर्ण का 2 बार प्रयोग द्वित्व होता है, यानी कि जैसे उदाहरण दिया था दिल्ली के अंदर आप देख रहे हैं ल और ल, ये क्या है, द्वित्व है एक ही वर्ण का। और अन्य उदाहरण दिए थे जैसे एक ही वर्ण का प्रयोग करें, जैसे उदाहरण दिया था पक्का, क और क, ये एक ही वर्ण का 2 बार प्रयोग है, पुनरावृत्ति होती है, तो वो क्या होता है, द्वित्व। इसके अंदर क्या है, क और र का संयोग है, क अलग है, र अलग है, इसमें तय और तय है, वित्त, तय और तय, ये भी क्या है, प्रयोग है, ये भी क्या है, द्वित्व है। ह्रास में है और र है, ह्रास को और कर्म को अलग है, इसको बोलेंगे व्यंजन गुच्छ, 2 व्यंजनों का मेल, संयुक्त होना। लेकिन दिल्ली और वित्त क्या है, हमारा द्वित्व वर्ण है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन है, मूल स्वर कितने होते हैं। स्वरों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया था हमने स्टार्टिंग में, एक मूल स्वर थे, एक संधि स्वर या संयुक्त स्वर थे। और मूल स्वर कितने थे, 4 स्वर ये होते हैं, ए, ई, उ और री, ये 4 स्वर क्या माने जाते हैं, मूल माने जाते हैं। और जो 7 स्वर हैं कुल 11 में से वो संधि स्वर या संयुक्त स्वर बन जाते हैं। जब ये 4 आपस में मिलते हैं तो एक नए स्वरों का निर्माण होता है, वो संयुक्त, वो 7 स्वर बनते हैं, उनको संधि स्वर या संयुक्त स्वर कहते हैं। तो मूल स्वर ए, ई, उ, री, ये 4 ही हमारे क्या हैं, मूल स्वर हैं। ए प्लस ए से क्या बनता है, आ, ई प्लस ई से क्या बनेगी, दीर्घ ई, उ प्लस उ से दीर्घ उ, इसके बाद ए, आई, ओ और औ। ए प्लस ई से क्या बनेगा, ए, और ए प्लस ए से क्या बनेगा, आई, ए प्लस उ से क्या बनेगा, ओ, और ए प्लस ओ से क्या बनेगा, औ। तो इस प्रकार ये जो नीचे वाली 7 ध्वनियां हैं ये मूल स्वरों के आपस में मेल से बनती हैं। तो मूल स्वर पूछे तो 4, संधि स्वर या संयुक्त स्वर पूछे तो 7 होते हैं, कुल 11 स्वर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, औ स्वर का निर्माण। औ स्वर इसी प्रकार देखिए पूछा गया है, जो संधि स्वर है इनमें से औ का निर्माण किससे हुआ है, सभी का ए प्लस उ से क्या बनेगा, ओ, उ प्लस उ से क्या बनेगा, दीर्घ उ, ओ प्लस ओ से क्या बनेगा, ओ प्लस ओ से नहीं होता कुछ किसी का निर्माण, ओ प्लस दोनों तरफ ओ नहीं होता, ये गलत है वर्गीकरण। ए प्लस ओ से क्या बनेगा, औ, ए और ओ मिलते हैं तो औ बनता, तो आंसर क्या आएगा, 2। तो इस प्रकार औ का निर्माण होता है, ये संयुक्त स्वर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्ध स्वर वर्ण कौन सा है। पिछली वीडियो में बताया था अर्ध स्वर ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण में मुख द्वार न तो स्वरों की तरह पूरा खुला रहता है न व्यंजनों की तरह बंद रहता है, बीच की स्थिति होती है, तो व्यवहार स्वरों जैसा करते हैं, थोड़ा मुंह खुलता है, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा, अर्ध स्वर। और अर्ध स्वर कौन सी ध्वनियां मानी जाती हैं, य और
व। ये इन दोनों का उच्चारण जब हम करेंगे तो मुख द्वार थोड़ा खुलता रहता है, व्यंजनों की अपेक्षा अधिक खुलता है, इसलिए इनको अर्ध स्वर कहते हैं। इस तरीके से पेपर में आपसे पूछेगा, जैसे ये पूछा गया है, इसमें य और व ले लिया, लेकिन इसमें य और र ले दिया, इसमें र और ल और व। तो अर्ध स्वर कौन से माने जाते हैं? य और व ध्वनियां अर्ध स्वर हैं। आगे चलते हैं। 21वां क्वेश्चन है, अघोष अलप प्राण ध्वनि का चयन कीजिए। ऐसी ध्वनि बतानी है जो अघोष भी है और अलप प्राण भी है। अब मैंने पहले बताया था, जब हम ये क्वेश्चन करते हैं तो हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ये ध्वनियाँ अघोष होती हैं, ये सघोष होती हैं, या अलप्राण होती हैं, महाप्राण होती हैं। दोनों वर्गीकरणों में से अक्सर क्वेश्चन पूछता है, ये बिल्कुल इसको ध्यान से आप कर लें। तो पहले अघोष ध्वनियाँ और अलप्राण है, तो इनमें से अघोष छांटेंगे। अघोष ध्वनियाँ होती हैं पहली दूसरी, ध्वनि क्या होती है? अघोष होती है, तीनों स। तो पहली और दूसरी, मैं पंचम ध्वनि है अपने वर्ग की, पैप है ये दूसरी ध्वनि है, तय अपने वर्ग की पहली ध्वनि है, और यह लय ध्वनि क्या है? यह लय में अंतस्थ में है। तो पहली और दूसरी ध्वनि क्या होती है? अघोष, यानी कि इसमें से यह लय और है सघोष होते हैं चारों, तो ये भी अघोष है। तो पहली फ और तय ये दोनों ध्वनियां क्या हैं? अघोष हैं। अब इन दोनों में से क्या छांटेंगे? अलप्राण। अलप्राण होती है पहली, तीसरी, पांचवी, और महाप्राण होती है दूसरी और चौथी। तो हमारे पास पहली और दूसरी है, तो आंसर क्या आ गया? तय। यानी कि तय ध्वनि क्या है? अघोष भी है और अलप्राण भी है, तो इसका आंसर 4 नंबर तय आएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक शब्द में कितनी मात्राएं होती हैं? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मात्राएं कई बार पूछता है। मात्राएं आपको बताया था कि मात्राएं हमेशा स्वरों की होती हैं, व्यंजनों की मात्रा नहीं होती, और जिस व्यंजन में जो स्वर है उसकी मात्राएं। ये फिर से मैं आपको बता देता हूं, 4 वर्ण है तुम्हारे हर्षो, ए, ई, उर और री। इनकी मात्राएं कितनी हैं? एक। ये हर्षो स्वर है, एक गिननी है। आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ और औ। यदि किसी व्यंजन में ये हैं तो इनकी मात्राएं कितनी गिननी है? 2। जो मूल स्वर हैं उनकी एक मात्रा, जो दीर्घ स्वर है या संधि स्वर उनकी मात्रा 2। हर्षों की 1 और दीर्घ की 2 मात्रा होंगी। तो हमने इतिहास ऐ की कितनी मात्रा? अब काउंट इसके अनुसार करें, ऐ की कितनी मात्रा होगी? 2। तय में ई कौन सी? हर्षो, कितनी होगी? 1 है। हा है में क्या है? आ की कितनी होगी? 2। स में छोटी ई, हर्षो ई है तो इसकी 1, कै में ए है तो इसकी 1, 2 1 3 2 5 और 2 7। तो ऐतिहासिक में कितनी मात्राएं होगी? 7। इस तरीके से हमने क्या करना है? इसको गिनना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।